अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने टॉर्क को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम टॉर्क पे चंद एमसीक्यूज़ करेंगे। वैसे टॉर्क का ज़्यादातर ताल्लुक तो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के साथ है, तो इस पे ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ चंद ही एमसीक्यूज़ होंगे टॉर्क पे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉर्क के एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यू जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि CGS यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ इक्वल्स टू, यानी कि CGS यूनिट जो टॉर्क का है उसको हमने न्यूटन मीटर में लिखना है। CGS यूनिट टॉर्क का कितने न्यूटन मीटर के बराबर है, हमने ये बताना है। अब टॉर्क और फोर्स का CGS यूनिट ज़रूर आपको याद होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। बाकी क्वांटिटीज़ का अगर आपको ना भी आता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन टॉर्क और फोर्स का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फोर्स जो है उसका CGS यूनिट होता है डाइन, और 1 डाइन बराबर है 10⁻⁻5 न्यूटन। टॉर्क चूंकि फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, और डिस्टेंस के लिए CGS में सेंटीमीटर यूनिट लिया गया है, और सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। अब टॉर्क इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो डाइन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करने से पावर कितना होगा 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर, यानी कि C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा MCQ कि व्हाट इज़ द मोमेंट आर्म ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन दैट कैन गिव अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ दिस। हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया है और साथ में हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। हमसे पूछा क्या है मोमेंट आर्म। वैसे ये है बहुत सिंपल, इतनी कैलकुलेशंस फार्मूला वगैरह इतना लॉजिक इसमें नहीं है, लेकिन जिसको मोमेंट आर्म और पोजीशन वेक्टर का फ़र्क मालूम है वो इसे आसानी से कर सकता है। अब मोमेंट आर्म का मैंने बताया था कि मोमेंट आर्म आपको आता होगा कि ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। फोर्स के वेक्टर के साथ पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मोमेंट आर्म कहलाता है, या ये पॉइंट ऑफ रोटेशन एक्सिस पॉइंट या पिवट पॉइंट से फोर्स के वेक्टर तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, r sin थीटा या d, और हम जानते हैं कि जो टॉर्क है वो FR sin थीटा या RF sin थीटा के बराबर है। हमने इस चीज़ को फाइंड करना है, तो सिंपली फोर्स को इस साइड पे लेके आते हैं। हमारे पास टॉर्क के मैग्नीट्यूड पे अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आसानी से। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड 0.16 न्यूटन मीटर है और फोर्स का 8, इससे क्या आएगा 8 to 16 यानी कि 0.02। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा कि व्हाट इज़ द टॉर्क रिक्वायर्ड बाय अ मोटर रोटेटिंग एट दिस रेवोल्यूशन पर सेकेंड टू जनरेट दिस पावर। हमें पावर गिवन है और रोटेटिंग एट दिस रेवोल्यूशन पर सेकेंड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और पावर गिवन है। अब आप जानते होंगे पावर का इक्वेशन क्या है। एक तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम का है, और दूसरा पावर के लिए हम लिखते हैं फोर्स और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट। लेकिन फोर्स का एक दूसरा पावर का एक दूसरा इक्वेशन भी है जो कि ये है, ठीक है। रोटेशनल पावर अगर मालूम करना हो तो टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट करने से हमारे पास पावर आएगा। अब इसको याद करने का आसान तरीका कि यहाँ पे फोर्स था, फोर्स का मूवमेंट आ गया, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द टॉर्क, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है टॉर्क को। तो सिंपली जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको इस साइड पे लेके आ जाओ, यहाँ पे टॉर्क हमारे पास आ जाएगा। पावर कितना है 360
इंटू 10⁻³ किलो है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है 30 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। रेवोल्यूशंस पर सेकेंड यानी कि हमने 2π के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि रेवोल्यूशंस है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से 0 0 कैंसिल, 3 1 3 1 2 और यहाँ पे 2 1 2 6 यानी कि 6000/π, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। लास्ट MCQ फोर्थ, इसके बाद और भी 3 है, ये लास्ट नहीं है। फोर्थ MCQ, फॉर अ सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क मस्ट बी 0 अबाउट। हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जिसके अबाउट अगर नेट टॉर्क 0 हो तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन यहाँ पे बोला है कि फॉर अ सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क मस्ट बी 0 अबाउट, यानी कि एक पॉइंट हो सकता है सेंटर ऑफ सिस्टम, एनी पॉइंट यानी कि ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। मतलब किसी बॉडी पे अगर ये बॉडी है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए, या नन ऑफ दिस। तो जो टॉर्क को जानता है वो ये भी जानता होगा कि टॉर्क के लिए अगर ये कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है, मान लो ये कोई वायर है या रॉड है, ये इसका फिक्स पॉइंट है ये वाला, और यहाँ पे हम कोई फोर्स लगाते हैं इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये फोर्स इसमें टॉर्क तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब ये फोर्स या तो यहाँ पे लगे या यहाँ पे या यहाँ पे, या करते करते यहाँ तक। अगर ये फोर्स इस पॉइंट पे लगे, इस पॉइंट पे, तो ये फोर्स इसमें रोटेशन पैदा नहीं कर पाएगा, यानी कि जो पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है उस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और वो पॉइंट कौन सा होता है कि जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है, वो सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अलावा जो भी पॉइंट है उस पे लगने वाला टॉर्क, अगर उन सब का नेट टॉर्क 0 हो तभी हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना भी नेट टॉर्क होगा अगर वो 0 है तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। फिफ्थ MCQ में हमें एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड मास दिया गया है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विद रेडियस r। अब इस स्ट्रिंग को हमने मान लो इस रिंग से या कोन से, कोन टाइप समझ लो, इससे पास किया है, और हमने क्या करना है कि पहले ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, अब हमने इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचना है और इतना खींचना है कि इसका रेडियस हाफ हो जाए। तब ये क्या करेगा, क्या ये इसका फाइनल टॉर्क वही होगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या होगा इसके टॉर्क पर इसका इफ़ेक्ट, रेडियस हाफ होने से टॉर्क पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अगर ये इनिशियली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था तो इसका मतलब ये है कि इस पे लगने वाला टॉर्क 0 था। इनिशियली टॉर्क 0 था क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन जब हमने इसके रेडियस को हाफ किया तब क्या होगा, क्या तब भी टॉर्क 0 होगा या नहीं। तो देखो, जब हम रेडियस को कम करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ होगी और इसका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता जाएगा। और ये इक्वेशन अभी फ़िलहाल आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, ये टॉर्क के लिए एक इक्वेशन है, ये आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। जब रेडियस कम हो गया तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साथ में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों बैलेंस, और जो टॉर्क होगा वो वही रहेगा, लेकिन चूंकि पहले 0 था तो अब भी 0 होगा, क्योंकि जब इसका रेडियस हाफ हो गया तब भी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में टॉर्क 0 होता है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और
यहाँ पे जो मतलब ये रेडियस जब हाफ हो गया तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसकी वजह से जो टॉर्क है वो भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये चीज़ सेम रहेगी, जो पहले थी वही अब भी रहेगी। 6th MCQ में हमसे पूछा है कि हमें एक फोर्स दिया गया है ये कंपोनेंट फॉर्म में, और हमें बताया गया है कि ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है इस पॉइंट के अबाउट। अब अगर ये आई पॉइंट है और यहाँ पे कहीं ये वाला पॉइंट है, ये जिस पर फोर्स लगेगा कितना, आई कैप प्लस 2j कैप, तो हमारे पास टॉर्क कितना होगा। अब टॉर्क को फाइंड करने के लिए हमें एक वेक्टर तो दिया गया है फोर्स, लेकिन फोर्स के अलावा हमें पोजीशन वेक्टर भी चाहिए होगा, क्योंकि टॉर्क क्या चीज़ है, टॉर्क क्या चीज़ है, टॉर्क है R क्रॉस F, R क्रॉस F पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने पहले तो पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पॉइंट से अगर पोजीशन वेक्टर को आपने फाइंड करना हो तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे अगर i प्लस j कैप होगा तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 2i है, यहाँ पे i, तो ये i हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस j है, माइनस j, तो माइनस j माइनस 0 कितना होगा, वही माइनस j। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया है, ये पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स। अब पोजीशन वेक्टर और फोर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो उसके लिए जो सेम है, सेम इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, इसका और इसका भी, तो सिर्फ हमने अपोजिट वालों को क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, और इससे जो रिजल्ट आएगा वही हमारे पास टॉर्क। लेकिन टॉर्क का यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे, पहले वेक्टर हमारे पास आ जाए। तो इन दोनों से 0, इसको इसके साथ करने से हमारे पास 2 आएगा, टू आई जे से क्या आएगा, k कैप, आई जे k कैप आएगा, और यहाँ पे j और i का j क्रॉस i, इससे भी k आएगा, लेकिन यहाँ पे ये j है और वहाँ पे i, हम j का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन लगेगा, और इसके साथ अपना नेगेटिव साइन भी है, तो नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल, और हमारे पास प्लस 1k कैप, और फाइनली 3k कैप आ जाएगा। ये 3k कैप हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क का वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने फाइंड करना हो तो चूंकि ये सिर्फ एक ही है, एक ही कंपोनेंट है, तो 3 स्क्वायर और इसका रूट हमारे पास वही 3 आएगा, यानी कि B इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। 7th MCQ, इसमें हमें बताया गया है कि द वेट ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज़ 1 न्यूटन। ठीक है, बॉब का जो वेट है वो हमें दिया गया है, एंड द लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। जो सिंपल पेंडुलम का लेंथ है वो भी दिया गया है। इफ़ इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन अबाउट दिस एंगल, इतना एंगल भी दिया गया है। फाइंड टॉर्क बाय ऑल दी फोर्सेस, हमें टॉर्क फाइंड करना है, तो ये और ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल पेंडुलम को बनाऊँ तो ये पहले पेंडुलम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, और फिर हमने इसको डिस्प्लेस किया कितने एंगल पे, π/6, और यहाँ पे इसका जो वेट है वो 1 न्यूटन दिया गया है, और ये लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर,
0.1 मीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क बाय ऑल दी फोर्सेस। पहले फोर्सेस कौन सी हो सकती है ये देखते हैं। तो अगर ये यहाँ पे हमने डिस्प्लेस किया, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो वेट, इसका वेट होगा। और वेट यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में हम स्प्लिट करते हैं। एक इसका वेट का W cos थीटा cos, और दूसरा W sin थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट टेंशन बैलेंस कर लेता है, यानी कि यहाँ पे ये फोर्स नहीं रहेगा, इसकी वजह से कोई टॉर्क वैसे भी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये इस लेंथ के साथ या पोजीशन वेक्टर के साथ बिल्कुल पैरेलल है। तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं हो सकता ना इसकी वजह से, और ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं। तो टॉर्क सिर्फ इस की वजह से होगा, और ये बिल्कुल जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे W sin थीटा को अगर हम टॉर्क की इक्वेशन में पुट करें, फोर्स की जगह W sin थीटा, और साथ में L भी लिख लेते हैं, लेंथ। तो सिंपल कैलकुलेशन 0.1, और वेट कितना है 1, और साइन थीटा क्या है π/6, और साइन π/6 कितना होता है हाफ। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये 1 है और 2 0.05। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बस MCQs इतने ही, बाकी इसके MCQs रोटेशनल मोशन में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।